ये कहानी भले ही काल्पनिक हो, पर इसके अंदर का जो डर है वो आपके नस नस का खून जमा कर रख देगा। बिहार और बंगाल की धुंधली सरहदों के बीच, जहां सभ्यता अपनी आखिरी सांसें गिनती है और जंगल का आदिम कानून शुरू होता है, वहां नक्शे पर एक बदनुमा दाग की तरह बसा था सियारी गांव। ये कोई ऐसा गांव नहीं था जहां सुबह का सूरज उम्मीद लेकर उगता हो। यहाँ की सुबह भी कोहरे की एक मटमैली चादर से शुरू होती थी और रात एक ऐसे अंधेरे के साथ आती थी जो इंसान की रूह को चबाने के लिए तैयार बैठा हो। ये इलाका साल और सागौन के उन घने गगनचुंबी पेड़ों से घिरा हुआ था जिनकी टहनियां आपस में इस कदर गुंथी हुई थीं कि दिन के 12 बजे भी जमीन पर धूप की एक कतरा नसीब नहीं होती थी। यहाँ की हवा में हमेशा गीली मिट्टी, सड़े हुए पत्तों और एक अजीब सी धात्विक गंध घुली रहती थी, जैसे लोहे को बहुत देर तक पुराने खून में भिगो कर रखा गया हो। सियारी गांव के पश्चिमी छोर पर, जहां इंसानी बस्ती की आखिरी झोपड़ी खत्म होती थी और जंगल का अनंत काला साया अपना जबड़ा खोलता था, वहां नक्शे पर एक बदनुमा दाग की तरह बसा था फाटक नंबर 33। रेलवे के पीले पड़ चुके सरकारी दस्तावेजों में ये क्रॉसिंग एक नंबर के सिवा और कुछ नहीं थी, लेकिन सियारी गांव के लोगों के लिए ये नरक का दरवाजा था। पिछले 40 सालों से इस रूट पर कोई ट्रेन नहीं चली थी। पटरियां जंग खाकर लाल हो चुकी थीं। लकड़ी के स्लीपर्स दीमकों का घर बन चुके थे और पटरियों के बीच जहरीली झाड़ियां इंसान की कमर तक ऊंची उगाई थीं। सिग्नल का खंबा, जिस पर कभी लाल और हरी बत्तियां जलती होंगी, अब किसी टूटे हुए फांसी के फंदे की तरह एक तरफ झुका रहता था। दिन के उजाले में भी, जब सूरज सिर पर होता, तब भी गांव का कोई भी इंसान फाटक नंबर 33 की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता था। उनकी आंखों में इस जगह के लिए डर नहीं था, बल्कि एक गहरा जमा हुआ खौफ था। ऐसा खौफ जो पीढ़ियों से खून में बह रहा हो। बुजुर्ग, जिनकी आवाज अब खांसने और कांपने के बीच कहीं खो गई थी, दबी जुबान में बताते थे कि फाटक नंबर 33 वीरान नहीं है। वहां लोहे की उस ठंडक में पत्थरों के बीच कजरी रहती है। उसे लोग नाम से नहीं बुलाते थे। कोई उसे काली साड़ी वाली कहता तो कोई लोहे की दुल्हन, लेकिन उसका असली नाम कजरी था और उसकी कहानी किसी लोक कथा जैसी सरल नहीं थी। वो कोई ऐसी औरत नहीं थी जिसे प्यार में धोखा मिला हो या जिसे समाज ने ठुकराया हो। सियारी गांव के सबसे पुराने निवासी बताते थे कि कजरी की मौत किसी बीमारी या हादसे से नहीं हुई थी। उसे इसी फाटक पर एक अंतहीन इंतजार की सजा दी गई थी। उसकी मौत के बाद उसका शरीर तो मिट्टी में मिल गया, लेकिन उसकी भूख, इंतजार की भूख, लोहे और ग्रीस में समा गई। उसका नियम बड़ा ही अजीब और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वो डराती नहीं थी, वो चीखती नहीं थी, वो बस मदद मांगती थी। उसकी आवाज में एक ऐसा चुंबकीय खिंचाव था जैसे जंग लगी ट्रेन के पहिए पटरियों पर घिस रहे हों, कर्कश मगर सम्मोहित कर देने वाला। जो भी मुसाफिर उसकी मदद के लिए रुकता, वो अगली सुबह अपने घर तो नहीं पहुंचता था, लेकिन फाटक के पास उसकी कोई निशानी जरूर मिल जाती थी। सन 1998 की सर्दियों ने सियारी गांव को कोहरे की एक मोटी और अभेद्य दीवार में कैद कर रखा था। ये वो साल था जब अनिरुद्ध लोक निर्माण विभाग का एक युवा और बेहद महत्वाकांक्षी जूनियर इंजीनियर यहाँ तैनात होकर आया था। अनिरुद्ध शहर का पढ़ा लिखा लड़का था, तर्कवादी, विज्ञान में विश्वास रखने वाला और अंधविश्वासों को गांव वालों का टाइम पास मानने वाला। उसके लिए भूतों की कहानियां केवल अशिक्षित दिमाग की उपज थी, जो अंधेरे और अज्ञानता से पैदा होती थीं। वो अपनी यूनिवर्सिटी का टॉपर था और उसे लगता था कि दुनिया का हर रहस्य किताबों और फॉर्मूलों से सुलझाया जा सकता है। जब वो पहली बार अपनी पोस्टिंग ज्वाइन करने सियारी गांव आया था, तो उसे रुकने के लिए जंगल के किनारे बना पुराना डाक बंगला मिला था।
बंगले की हालत भी उस गांव जैसी ही थी। दीवारों से प्लस्तर झड़ रहा था और छतें इतनी ऊंची थीं कि रात में लैंप की रोशनी भी ऊपर तक नहीं पहुंचती थी। बंगले का चौकीदार रामदीन एक 60 साल का बुजुर्ग था, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और जिसकी आंखें हमेशा डरी डरी रहती थीं। अनिरुद्ध की पोस्टिंग के तीसरे दिन रामदीन ने उसे पहली बार चेतावनी दी थी। शाम का वक्त था और अनिरुद्ध बंगले के बरामदे में बैठकर अपनी जीप के कागजात देख रहा था। रामदीन चाय लेकर आया और कप मेज पर रखते हुए हिचकिचाते हुए बोला, साहब, एक बात कहनी थी। अनिरुद्ध ने फाइल से नजर नहीं हटाई, बस हूं कहा। साहब, आप शहर से आए हैं, नए हैं, यहाँ के रास्तों का आपको इल्म नहीं है। बस एक विनती है, रात होने के बाद कभी पश्चिम वाले रास्ते से मत गुजरिएगा, खास तौर पर उस पुराने रेलवे फाटक के पास से। अनिरुद्ध ने फाइल बंद की और रामदीन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। क्यों रामदीन, वहां क्या है? डाकू रहते हैं या जंगली जानवर? रामदीन ने चारों तरफ देखा, जैसे दीवारों के भी कान हों, और फिर फुसफुसाते हुए बोला, जानवर और डाकू से तो बंदूक बचा लेगी साहब, लेकिन वहां जो है उससे कोई नहीं बचा सकता। वहां लोहे की दुल्हन रहती है। अगर रात को वहां गाड़ी बंद हो जाए या कोई आवाज आए तो रुकना मत साहब, चाहे कोई रोए, गिड़गिड़ाए या मदद मांगे, बस गाड़ी भगाते रहना, क्योंकि वो इंसान नहीं है। अनिरुद्ध जोर से हंसा था। उसकी हंसी उस वीरान बंगले में गूंज उठी। रामदीन, लोहा जंग खाता है, लकड़ी सड़ती है और इंसान मरकर राख हो जाता है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग का केमिकल लोचा है। हम 1998 में जी रहे हैं और तुम अभी भी चुड़ैलों की कहानियों में अटके हो। अगर तुम्हारी वो लोहे की दुल्हन सच में है तो कहो उसे कि आकर मेरी जीप का पंक्चर ठीक कर दे, मैकेनिक का पैसा बच जाएगा। रामदीन ने उस दिन अनिरुद्ध की बातों का कोई जवाब नहीं दिया था। उसने बस अपनी बूढ़ी धसी हुई आंखों से उसे एकटक देखा और धीरे से कहा था, साहब, जंगल के कानून शहर की किताबों में नहीं लिखे होते। दुआ करिए कि आपका सामना कभी उस सच से ना हो जो किताबों में नहीं है, क्योंकि जिस दिन सामना होगा उस दिन आपका विज्ञान नहीं, सिर्फ किस्मत काम आएगी। अनिरुद्ध ने हाथ झटक दिया था और रामदीन को जाने का इशारा किया था। उसे क्या पता था कि रामदीन की कही हुई हर एक बात, हर एक चेतावनी बहुत जल्द उसके जीवन की सबसे भयानक हकीकत बनने वाली थी। अक्टूबर की वो रात अमावस की काली स्याही में डूबी हुई थी। ठंड इतनी थी कि सांस भी धुएं की तरह बाहर आ रही थी और जीप के शीशों पर कोहरा जम रहा था। अनिरुद्ध को जिले के मुख्यालय से लौटते हुए देर हो गई थी। एक मीटिंग थी जो उम्मीद से ज्यादा लंबी खिंच गई और फिर डिनर के चक्कर में रात के 1 बज गए। मुख्यालय से सियारी गांव का रास्ता करीब 2 घंटे का था। अनिरुद्ध की पुरानी सरकारी जीप महिंद्रा ऊबड़ खाबड़ सड़क पर हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ रही थी। इस गाड़ी के सस्पेंशन खराब थे और हर गड्ढे पर अनिरुद्ध की हड्डियों में झटका लगता था। डैशबोर्ड पर लगी घड़ी की रेडियम वाली सुइयां रात के 2:10 बजा रही थीं। ये वही समय था जिसे सियारी गांव के लोग मौत का पहर कहते थे। अनिरुद्ध की आंखों में नींद का नशा था और दिमाग में अगले दिन की रिपोर्ट का खाका। जीप की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन अंधेरे का जंगल इतना घना था कि पीली रोशनी की किरणें भी कुछ ही फीट बाद दम तोड़ देती थीं। सड़क के दोनों ओर खड़े विशालकाय पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई दैत्य पहरा दे रहे हों। हवा बिल्कुल बंद थी, जंगल में एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। अनिरुद्ध ने ऊब महसूस की और टेप रिकॉर्डर का बटन दबाया। पुराने किशोर कुमार के गाने बजने लगे, लेकिन टेप कहीं कहीं अटक रहा था, जिससे आवाज खिंचकर डरावनी हो जाती थी। ये रातें, ये मौसम, आवाज किसी फटे हुए गले जैसी निकल रही थी। अनिरुद्ध ने झुंझलाकर टेप बंद कर दिया। अब सिर्फ जीप के इंजन की घर्राहट और टायरों के नीचे कुचलती बजरी की आवाज थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि माहौल बदल रहा है। जैसे ही वो सियारी गांव के बाहरी इलाके के करीब पहुंचा, हवा का तापमान एकदम से गिर गया।
जीप के अंदर भी उसे अपनी जैकेट कम पड़ने लगी। और फिर एक अजीब सी बात हुई। जंगल के झींगुरों की आवाज जो अब तक शोर मचा रही थी, एक झटके में बंद हो गई। प्रकृति में ऐसा सन्नाटा सामान्य नहीं होता। ये एक भारी दम घोंटू सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो कानों में दबाव पैदा कर दे, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। अनिरुद्ध ने अनजाने में ही एक्सेलरेटर पर दबाव बढ़ा दिया। वो जल्द से जल्द अपने बंगले की सुरक्षा में पहुंचना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जीप एक तीखी मोड़ पर मुड़ी और सामने वो जगह आ गई जिससे पूरा गांव डरता था। फाटक नंबर 33। हेडलाइट की रोशनी में जंग खाया हुआ बैरियर किसी कंकाल की पसली जैसा चमक रहा था। पटरियों के बीच की झाड़ियां कोहरे में हिल रही थी। अनिरुद्ध ने सोचा कि वो तेजी से निकल जाएगा, लेकिन जैसे ही जीप फाटक के समानांतर पहुंची, इंजन ने एक अजीब सी आवाज की, खट खट खट, और फिर सब कुछ शांत हो गया। इंजन बंद हो गया। हेडलाइट्स चलती रहीं, लेकिन उनकी रोशनी अब पीली और कमजोर हो गई थी। जीप अपनी गति से लुढ़कते हुए ठीक फाटक के बीचों बीच पटरियों से बमुश्किल 2 फीट की दूरी पर जाकर रुक गई। नहीं नहीं नहीं, बड़बड़ाया अनिरुद्ध। उसने स्टीयरिंग पर हाथ मारा। इस कबाड़ को अभी ही खराब होना था। उसने चाबी घुमाई। इंजन ने स्टार्ट होने की कोशिश की। घुर्र घुर्र की आवाज आई, लेकिन वो जान नहीं पकड़ पाया। उसने फिर कोशिश की, फिर वही नतीजा। सन्नाटा और गहरा हो गया। अनिरुद्ध ने एक गहरी सांस ली और डैशबोर्ड से भारी टॉर्च उठाई। बाहर का सन्नाटा अब उसे चुभने लगा था। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे सिर्फ घुप अंधेरा था। उसने सामने देखा, फाटक का बैरियर और उसके पीछे जंगल का मुंह। उसने दरवाजा खोला। चर्रर। दरवाजे के कब्जों की आवाज जंगल में किसी चीख की तरह गूंजी। अनिरुद्ध नीचे उतरा। उसके जूतों के नीचे सूखी पत्तियों के टूटने की आवाज किसी धमाके जैसी लग रही थी। ठंड ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। वो बोनट की तरफ बढ़ा। उसका तार्किक दिमाग अब भी यही कह रहा था कि ये सिर्फ एक मशीनरी खराबी है, कोई भूत नहीं, कोई चुड़ैल नहीं, बस स्पार्क प्लग या कार्बोरेटर की दिक्कत है। उसने बोनट उठाया और टॉर्च की रोशनी इंजन पर डाली। सब कुछ ठीक लग रहा था। तार अपनी जगह थे, बैटरी के कनेक्शन टाइट थे। अनिरुद्ध ने एक तार को हिलाकर देखा। तभी हवा का एक झोंका आया, लेकिन ये हवा जंगल की ताजा हवा नहीं थी। इस हवा में एक गंध थी। अनिरुद्ध की नाक में एक तीखी, मतली पैदा करने वाली बदबू घुस गई। ये गंध सड़े हुए फूलों जैसे गेंदे के फूल जो कब्र पर चढ़ने के बाद सड़ जाते हैं, और जले हुए क्लच प्लेट या रबर की मिली-जुली बदबू थी, मीठी भी और उल्टी लाने वाली भी। अनिरुद्ध रुका। उसका हाथ इंजन के तार पर ही जम गया। उसी पल, ठीक उसी सेकंड, उसे लगा कि उसके ठीक पीछे उसकी गर्दन के बालों को छूते हुए कोई खड़ा है। इतनी करीब कि वो उस मौजूदगी की बर्फीली ठंडक अपनी त्वचा पर महसूस कर सकता था। किसी की सांसें, जो जिंदा इंसान की गर्म सांसें नहीं थीं, बल्कि किसी फ्रीजर से निकलती हुई ठंडी हवा जैसी थी। अनिरुद्ध का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसका वैज्ञानिक दिमाग चीख रहा था कि पीछे मुड़कर देखो, कोई जानवर होगा, शायद रामदीन लालटेन लेकर आया होगा। लेकिन उसकी अंतरात्मा, वो जानवर जो हर इंसान के अंदर छिपा होता है और खतरे को पहचानता है, उसे चेतावनी दे रही थी, हिलना मत अनिरुद्ध, सांस भी मत लेना। सन्नाटा इतना था कि अनिरुद्ध को अपनी कलाई घड़ी की टिक टिक हथौड़े की चोट जैसी सुनाई दे रही थी। और फिर वो आवाज आई, बाबूजी। यह आवाज कानों से नहीं आई थी। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि यह आवाज हवा में नहीं तैर रही थी। यह आवाज सीधे उसके दिमाग के अंदर, उसकी खोपड़ी के भीतर गूंजी थी। यह किसी औरत की आवाज थी, लेकिन उसमें इंसानियत नहीं थी। उसमें एक अजीब सी यांत्रिकता थी, जैसे 2 जंग लगी लोहे की छड़ें आपस में रगड़ खा रही हों। आवाज में दर्द था, लचक थी और एक भूखी विनम्रता थी। अनिरुद्ध के हाथ से टॉर्च छूटते छूटते बची। वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे पलटा। उसकी गर्दन जिस तरह मुड़ी, उसे लगा कि कहीं वो टूट न जाए। टॉर्च की रोशनी कांपते हुए घूमी और फाटक के बैरियर की तरफ गई, और वहां उसने उसे देखा। टॉर्च की पीली कांपती रोशनी
अंधेरे को चीरती हुई उस जंग लगे बैरियर के नीचे पड़ी। अनिरुद्ध की सांसें उसके गले में अटक गईं। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था पसलियां टूटकर बाहर आ जाएंगी। वहां उस लोहे के बैरियर के ठीक नीचे झाड़ियों के गहरे साए में एक आकृति बैठी थी। उसने एक गहरे काले रंग की साड़ी पहन रखी थी, लेकिन वो कपड़ा सामान्य नहीं था। वो साड़ी ऐसी लग रही थी जैसे उसे सालों तक इंजन के पुराने तेल और ग्रीस में भिगो कर रखा गया हो। वो भारी थी, चिपचिपी थी और अंधेरे में किसी गीले तिरपाल की तरह चमक रही थी। उसका पूरा शरीर एक अजीब अमानवीय तरीके से सिकुड़ा हुआ था। उसके घुटने उसकी छाती से सटे हुए थे और उसका चेहरा उन घुटनों के बीच छिपा हुआ था। उसके बाल, अनिरुद्ध ने अपनी आंखों को सिकोड़ कर देखा। उसके बाल सामान्य इंसानी बाल नहीं थे। वे उलझे हुए मोटे तारों जैसे थे, गीले और लटों में बंधे हुए, जो उसके नंगे हड्डियों वाले कंधों पर सांपों की तरह लटक रहे थे। अनिरुद्ध का गला रेगिस्तान की तरह सूख गया। उसका तार्किक दिमाग, जो कल तक विज्ञान की कस्में खाता था, इस दृश्य के सामने घुटने टेक चुका था। वो पूछना चाहता था, कौन हो तुम? लेकिन शब्द गले की नली में ही फंस कर रह गए। सिर्फ एक घिघियाती हुई बेजान सी आवाज निकली, कौन? वो आकृति हिली, बहुत धीरे से, इतनी धीमी गति से कि उसे हिलते हुए देखना भी कष्टदायक था, जैसे किसी पुरानी जंग लगी मशीन का कोई भारी पुर्जा सालों बाद हरकत में आया हो। चर चर की एक बेहद हल्की लेकिन स्पष्ट आवाज उसकी हड्डियों से आई। ये हड्डियों के चटकने की आवाज नहीं थी, ये धातु के घिसने की आवाज थी। उसने अपना चेहरा घुटनों से उठाया। अनिरुद्ध ने अपनी जिंदगी में एक्सीडेंट्स देखे थे, खून देखा था, लेकिन जो उसने उस पल देखा वो उसकी समझ और सहन शक्ति से परे था। उसका चेहरा विभत्स नहीं था, नहीं उस पर कोई भयानक घाव थे। वो एक साधारण औरत का चेहरा था, शायद कभी सुंदर भी नहीं होगी, लेकिन उसका रंग इंसानी त्वचा का नहीं था। वो बुझे हुए कोयले जैसा मटमैला, ग्रे और बेजान था। उसकी त्वचा पर जगह जगह धातु के छोटे छोटे टुकड़े धसे हुए लग रहे थे, जैसे वो इंसान और मशीन का कोई घिनौना अधूरा मिश्रण हो। और उसकी आंखें, अनिरुद्ध की टॉर्च की रोशनी सीधे उसकी आंखों पर पड़ी। वहां पुतलियां नहीं थीं, कोई सफेदी नहीं थी, बस एक गहरा अनंत कालापन था। दो खाली गड्ढे जो रोशनी को सोख रहे थे। उन आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, कोई भूख नहीं थी। वहां सिर्फ एक वीरान सन्नाटा था, सदियों पुराना, थका हुआ सन्नाटा। अनिरुद्ध के पैर जमीन में गड़ गए थे। वो भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसके दिमाग का हुक्म मानने से इनकार कर रहा था। उस औरत ने अपना दाहिना हाथ अनिरुद्ध की तरफ बढ़ाया। वो हाथ सामान्य लंबाई से कहीं ज्यादा लंबा था। कोहनी के बाद उसकी कलाई और उंगलियां अस्वाभाविक रूप से खिंची हुई थीं, जैसे रबर को खींच दिया गया हो। उसकी उंगलियां पतली और नुकीली थीं और उनके पोरों से गाढ़ा काला तेल टपक रहा था। टप टप तेल के गिरने की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी, और जैसे ही वो काला तरन जमीन को छूता, वहां से हल्का धुआं उठता। बाबूजी, वो फिर बोली। इस बार अनिरुद्ध ने ध्यान दिया कि उसके होंठ बिल्कुल नहीं हिले, उसका मुंह बंद था। वो आवाज हवा में तैर कर नहीं आ रही थी। वो अनिरुद्ध के कानों के पर्दे पर नहीं, बल्कि सीधे उसके सेरिब्रम, दिमाग पर चोट कर रही थी। आवाज में वही यांत्रिक रगड़ थी, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी मिठास घुल गई थी, एक जहरीली मिठास। बाबूजी, बहुत बरसों से इंतजार कर रही हूं। गाड़ी खराब हो गई है ना? मुझे उस पार छोड़ देंगे? अनिरुद्ध की आंखों से अनचाहे आंसू बहने लगे। ये डर के आंसू थे, शुद्ध, मिलावट रहित डर। कहां? अनिरुद्ध के दिमाग ने खुद ब खुद पूछा, बिना जुबान हिलाए। शहर, उस चुड़ैल ने जवाब दिया। बस शहर तक, इस जंगल से बाहर। मुझे यहां से जाना है बाबूजी। यहां बहुत अंधेरा है, मुझे रोशनी में ले चलिए। अनिरुद्ध के रोंगटे खड़े हो गए। उसे रामदीन की बात याद आई। वो मदद मांगती है, और जो मदद करता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन यहाँ एक और बात थी जो अनिरुद्ध को सबसे ज्यादा डरा रही थी। वो उसे मारना नहीं चाहती थी, वो उसे सवारी बनाना चाहती थी।
वो उस फाटक, उस जंगल की कैद से निकलना चाहती थी। अचानक उस औरत कजरी ने अपनी गर्दन को एक झटके से टेढ़ा कर दिया। हड्डी टूटने की कड़क आवाज आई। अब उसका सिर एक अजीब कोण पर झुका हुआ था और वो अभी भी उस अंधेरे शून्य से अनिरुद्ध को घूर रही थी। दरवाजा खोलिए ना बाबूजी। उसकी मानसिक आवाज अब थोड़ी सख्त हो गई थी। मैं पैदल चलकर थक गई हूं। अनिरुद्ध के अंदर का जानवर जाग उठा। अस्तित्व बचाने की वो आदिम पुकार, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने उसके लकवाग्रस्त शरीर को एक जोरदार झटका दिया। भागो, उसके दिमाग ने चीख कर कहा। अनिरुद्ध ने पूरी ताकत से बोनट को नीचे पटक दिया। धाड़, लोहे के टकराने की आवाज जंगल के सन्नाटे में बम की तरह फटी। वो बिजली की गति से पलटा। उसने ये देखने की भी कोशिश नहीं की कि वो औरत क्या कर रही है। वो बस जीप के दरवाजे की तरफ लपका। उसका हाथ कांपते हुए हैंडल पर पड़ा, दरवाजा खोला और वो अंदर कूद गया। जैसे ही उसने दरवाजा खींचा, उसे लगा कि किसी ने दरवाजे को बाहर से पकड़ने की कोशिश की है। एक क्षण का अवरोध महसूस हुआ, लेकिन अनिरुद्ध ने पूरी जान लगाकर दरवाजा खींचा और लॉक कर दिया। वो हाँफ रहा था। पसीना उसकी आंखों में जा रहा था। उसने कांपते हाथों से इग्निशन में चाबी घुमाई। स्टार्ट हो जा, भगवान के लिए स्टार्ट हो जा। माँ कसम, आज के बाद कभी यहाँ नहीं आऊँगा। बस स्टार्ट हो जा। वो पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था। इंजन ने एक बार घुर्र किया और फिर खामोश हो गया। अनिरुद्ध की धड़कन रुक गई। उसे लगा कि जीप की छत पर कोई भारी चीज आ गिरी है। छत से एक हल्की धप की आवाज आई, जैसे कोई बिल्ली कूदी हो या कोई और। नहीं, अनिरुद्ध चीखा। उसने क्लच दबाया और चाबी को पूरी ताकत से घुमाया। वुरुम! इंजन दहाड़ मारकर जीवित उठा। अनिरुद्ध ने गियर बदलने का भी इंतजार नहीं किया। उसने बस क्लच छोड़ा और एक्सीलरेटर को जमीन में गाड़ दिया। जीप के पिछले पहियों ने मिट्टी उखाड़ी। गाड़ी एक झटके के साथ आगे बढ़ी और फाटक नंबर 33 को पीछे छोड़ती हुई भागी। हवा का दबाव इतना तेज था कि जीप हिल रही थी। अनिरुद्ध की आंखें सिर्फ सामने सड़क पर टिकी थीं। वो जानता था कि उसे पीछे नहीं देखना है। रामदीन ने कहा था, रुकना मत, मुड़ना मत। लेकिन इंसान की फितरत जिज्ञासा से बनी होती है और डर उस जिज्ञासा को और बढ़ाता है। जीप अब 80 की रफ्तार पर थी। जंगल के पेड़ पीछे छूट रहे थे। अनिरुद्ध का दिल अभी भी गले में धड़क रहा था। उसकी नजर अनजाने में ही एक चुंबक की तरह जीप के रियर व्यू मिरर यानी बीच वाले शीशे की तरफ खिंच गई। शीशे में अंधेरा था। पीछे की सड़क वीरान थी। लाल टेल लाइट्स की रोशनी में धूल उड़ती हुई दिख रही थी। कोई नहीं है, अनिरुद्ध ने खुद को तसल्ली दी। बच गया, मैं बच गया। लेकिन तभी शीशे के एक कोने में पिछली सीट के अंधेरे में उसे कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। अनिरुद्ध ने झटके से ब्रेक मारने का सोचा, लेकिन फिर खुद को रोका। उसने दोबारा शीशे में देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ उसकी अपनी जैकेट पिछली सीट पर पड़ी थी। उसने गहरी लंबी सांस छोड़ी। वहम था, उसने जोर से कहा, अपनी ही आवाज सुनने के लिए। दिमाग हिल गया है मेरा। वो बस रोशनी का खेल था, परछाई थी। अगले 15 मिनट तक अनिरुद्ध ने गाड़ी की रफ्तार कम नहीं की। जब तक सियारी गांव का जंगल खत्म होकर पक्की सड़क और स्ट्रीट लाइट्स नहीं आ गईं, तब तक उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर ढीली नहीं हुई। रोशनी देखते ही उसके शरीर का तनाव थोड़ा कम हुआ। उसने एसी चलाया, म्यूजिक सिस्टम ऑफ किया और एक सिगरेट सुलझाने की कोशिश की। उसके हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि लाइटर जलाने में उसे 3 बार कोशिश करनी पड़ी। रात के 3 बज रहे थे जब अनिरुद्ध की जीप इंस्पेक्शन बंगले के गेट में दाखिल हुई। रामदीन चौकीदार लालटेन लेकर बरामदे में ही बैठा था, जैसे उसे पता हो कि आज साहब वापस लौटेंगे, या शायद वो ये देखने के लिए जाग रहा था कि साहब वापस लौटते भी हैं या नहीं। अनिरुद्ध ने जीप पोर्च में रोकी और बाहर निकला। उसके पैर जमीन पर पड़ते ही लड़खड़ा गए। रामदीन दौड़कर आया और उसे सहारा दिया। साहब क्या हुआ? आप ठीक तो हैं?
रामदीन ने अनिरुद्ध का पीला पड़ा चेहरा और पसीने से लथपथ शर्ट देखी। अनिरुद्ध ने रामदीन का हाथ झटक दिया, लेकिन उसमें कोई ताकत नहीं थी। वो बस बरामदे की सीढ़ियों पर बैठ गया और अपना सिर हाथों में पकड़ लिया। पानी, अनिरुद्ध फुसफुसाया। रामदीन तुरंत अंदर गया और लोटे में पानी लेकर आया। अनिरुद्ध ने एक ही सांस में पूरा पानी पी लिया। ठंडा पानी गले से नीचे उतरते ही उसे थोड़ा होश आया। रामदीन ने अनिरुद्ध के बगल में बैठते हुए अपनी अनुभवी और गंभीर आवाज में पूछा, फाटक नंबर 33? अनिरुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से सिर हिलाया। रामदीन की आंखों में डर और सहानुभूति दोनों थीं। गाड़ी बंद हो गई थी। हाँ, अनिरुद्ध ने दबी आवाज में कहा। आपने उसे देखा? अनिरुद्ध ने आंखें बंद कर लीं। वो चेहरा, वो मटमैला धातु जैसा चेहरा और वो काला तेल टपकाता हाथ अभी भी उसकी बंद आंखों के सामने नाच रहा था। उसने मदद मांगी रामदीन, अनिरुद्ध ने कांपते हुए कहा। वो शहर जाना चाहती थी। रामदीन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने लालटेन को कसकर पकड़ लिया। शहर? कजरी कभी सियारी गांव से बाहर जाने की बात नहीं करती थी। वो तो हमेशा बस वहीं भटकती थी। ये नई बात है साहब, ये अच्छा संकेत नहीं है। अनिरुद्ध अचानक खड़ा हो गया। गुस्सा और डर मिलकर उसे एक अजीब उन्माद दे रहे थे। बकवास बंद करो रामदीन, मैं कल ही यहां से जा रहा हूं। ये जगह शापित है, मुझे नहीं रहना यहां। भाड़ में गई नौकरी, भाड़ में गया प्रमोशन। जी साहब, यही बेहतर होगा, रामदीन ने धीरे से कहा। सुबह की पहली किरण के साथ निकल जाइएगा। और साहब क्या? अनिरुद्ध ने मुड़कर पूछा। एक बार जाने से पहले अपनी गाड़ी की पिछली सीट चेक कर लीजिएगा और आईने से सावधान रहिएगा। अनिरुद्ध ने रामदीन को घूरा। डराना बंद करो मुझे, मैं जा रहा हूं सोने। अनिरुद्ध अपने कमरे में गया और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। उसने कमरे की सारी बत्तियां जला दी। अंधेरे का एक कोना भी उसे बर्दाश्त नहीं था। वो कपड़ों समेत बिस्तर पर गिर गया। नींद उससे कोसों दूर थी। हर छोटी आवाज, हवा से खड़कती खिड़की, छत पर चलते चूहे उसे चौंका रही थी। लेकिन थकान डर पर हावी हो गई। करीब 4 बजे अनिरुद्ध की आंख लग गई। नींद में उसने सपना देखा। सपने में वो अपनी जीप चला रहा था। सड़क बिल्कुल साफ थी, दिन का उजाला था। वो शहर जा रहा था, वो खुश था। तभी उसने रियर व्यू मिरर में देखा। पिछली सीट पर कजरी बैठी थी। वो रो नहीं रही थी, वो मुस्कुरा रही थी, एक बहुत ही सौम्य शांत मुस्कान। उसने अनिरुद्ध की आंखों में देखा और कहा, शुक्रिया बाबूजी, मुझे ले चलने के लिए। अनिरुद्ध चीख कर जाग उठा। सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। अनिरुद्ध पसीने में भीगा हुआ था। उसने चारों तरफ देखा। कमरा खाली था, दरवाजा लॉक था, सब कुछ सामान्य था। सिर्फ एक सपना था, उसने खुद को समझाया। सब ठीक है, मैं जिंदा हूं, मैं सुरक्षित हूं। उसने तुरंत अपना सामान पैक करना शुरू किया। वो नहाया नहीं, कपड़े नहीं बदले, बस अपना बैग उठाया और बाहर निकला। रामदीन गेट पर ही खड़ा था। अनिरुद्ध ने उसे चाबियां सौंपी। मैं मेडिकल लीव भेज दूंगा, मैं वापस नहीं आ रहा। अनिरुद्ध ने बिना रामदीन की आंखों में देखे कहा। ध्यान रखिएगा साहब, रामदीन ने कहा। अनिरुद्ध अपनी जीप में बैठा। उसने पिछली सीट पर एक सरसरी नजर डाली, खाली थी। उसने डैशबोर्ड का आईना देखा। सिर्फ उसका अपना थका हुआ चेहरा था। उसे एक अजीब सी राहत महसूस हुई। वो हंसना चाहता था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और सियारी गांव की धूल भरी सड़क को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। जैसे जैसे वो शहर की तरफ बढ़ रहा था, उसका आत्मविश्वास लौट रहा था। उसने सोचा, गांव वालों के वहम ने मुझे भी पागल कर दिया था। वहां कुछ नहीं था। शायद कार्बन मोनोऑक्साइड का असर था या थकान का मतिभ्रम, हेलुसिनेशन। दोपहर तक वो पटना पहुंच गया। शहर के शोर, ट्रैफिक, हॉर्न और लोगों की भीड़ ने उसे यकीन दिला दिया कि वो वास्तविक दुनिया में वापस आ गया है।
उसने अपनी जीप गैराज में सर्विस के लिए दी और ट्रेन पकड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो गया। अनिरुद्ध को लगा कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कहानी अभी शुरू हुई है। फाटक नंबर 33 पर जो कुछ हुआ था वो मुठभेड़ नहीं थी, वो एक समझौता था, एक अनकहा सौदा। अनिरुद्ध ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था, लेकिन अगर वो देखता तो शायद उसे पता चलता कि उस रात कजरी ने उसका पीछा क्यों नहीं किया, उसने दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की। समय का पहिया घूमा और सियारी गांव का वो काला अध्याय कैलेंडर के पन्नों में पीछे छूट गया। 2 साल बीत गए, साल 2000 आ गया, नई सदी, नई उम्मीदें। अनिरुद्ध अब दिल्ली में था, देश की राजधानी, जहां रातें कभी काली नहीं होती बल्कि नियॉन लाइट्स और स्ट्रीट लैंप्स की रोशनी में दिन से ज्यादा चमकती हैं। यहां जंगल का सन्नाटा नहीं था बल्कि ट्रैफिक का शोर था जो इंसान को कभी अकेला महसूस नहीं होने देता था। अनिरुद्ध ने सियारी गांव से लौटने के बाद अपनी जिंदगी को पूरी तरह रीबूट कर लिया था। उसने पीडब्ल्यूडी छोड़ दी थी और एक मल्टीनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में सीनियर कंसल्टेंट बन गया था। पैसा, रुतबा और शहर की आरामदायक जिंदगी, सब कुछ उसके पास था। उसने शादी कर ली थी। तान्या, उसकी पत्नी, एक मॉडर्न और खुश मिजाज महिला थी जो एक फैशन मैगजीन में काम करती थी। उनका साउथ दिल्ली वाला फ्लैट किसी फिल्म के सेट जैसा खूबसूरत था। इटालियन मार्बल के फर्श, इंपोर्टेड झूमर और दीवारों पर मॉडर्न आर्ट। अनिरुद्ध अक्सर अपनी बालकनी में खड़ा होकर शहर की जगमगाती रोशनी को देखता और सोचता वो सब एक बुरा सपना था। सियारी गांव, फाटक नंबर 33, कजरी, सब मेरे दिमाग का फितूर था। लेकिन इंसानी दिमाग चाहे भूल भी जाए, शरीर याद रखता है। दिल्ली आने के कुछ महीनों बाद ही अनिरुद्ध को एक अजीब समस्या शुरू हो गई थी। उसे हर वक्त थकान महसूस होती थी। ये वो थकान नहीं थी जो दिन भर काम करने के बाद होती है और नींद आने पर चली जाती है। ये एक ऐसी थकान थी जो उसकी हड्डियों के गूदे में बस गई थी। उसे लगता था कि गुरुत्वाकर्षण सिर्फ उसके लिए बढ़ गया है। उसके पैरों को जमीन से उठाने में ज्यादा ताकत लगती थी। उसके हाथ भारी महसूस होते थे। सबसे ज्यादा तकलीफ उसे अपनी पीठ में होती थी। रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से में, कंधों के ठीक बीच में उसे हमेशा एक भारीपन महसूस होता था। शुरुआत में उसे लगा कि ये लैपटॉप पर झुककर काम करने की वजह से है, स्पॉन्डिलाइटिस या पोस्चर की दिक्कत। उसने शहर के सबसे बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया। एक्सरे हुए, एमआरआई स्कैन हुए। डॉक्टर ने एमआरआई रिपोर्ट को रोशनी के सामने रखते हुए कहा था, मिस्टर अनिरुद्ध, ये बहुत अजीब है। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्वस्थ है, न कोई नस दबी है, न कोई डिस्क खिसकी है, लेकिन आपकी मांसपेशियों में जो तनाव है वो ऐसा है जैसे आप हर वक्त 50-60 किलो का वजन अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। क्या आप जिम में कोई भारी वेट लिफ्टिंग करते हैं? नहीं डॉक्टर, मैं तो लिफ्ट का बटन दबाने के अलावा कोई भारी काम नहीं करता, अनिरुद्ध ने फीकी हंसी के साथ जवाब दिया था। डॉक्टर ने उसे पेन किलर्स और फिजियोथेरेपी की सलाह दी, लेकिन ना तो दवाइयों ने काम किया और ना ही कसरत ने। वो बोझ अपनी जगह मौजूद था। कभी कभी, खासकर रात के वक्त, वो बोझ बढ़ जाता था। सोते समय अनिरुद्ध को अक्सर लगता कि गद्दा उसकी तरफ से ज्यादा दब रहा है, जैसे कोई उसके साथ या उसके ऊपर सो रहा हो। तान्या ने भी अनिरुद्ध में आए बदलावों को नोटिस करना शुरू कर दिया था। एक रात डिनर के बाद वे दोनों सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। तान्या ने अपना सिर अनिरुद्ध के कंधे पर रखा और अचानक से हर उठी। अन्नू, तुम्हारा शरीर इतना ठंडा क्यों रहता है आजकल? तान्या ने पूछा। उसका हाथ अनिरुद्ध की गर्दन को छू रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी बर्फ की सिल्ली से टेक लगाकर बैठे हो। बुखार तो नहीं है? अरे नहीं, शायद एसी ज्यादा तेज है, मुझे तो गर्मी लग रही है। लेकिन यह सच नहीं था। अनिरुद्ध को हमेशा ठंड लगती थी।
दिल्ली की मई जून की तपती गर्मी में भी वो फुल स्लीव्स की शर्ट पहनता था। उसके शरीर की गर्मी को कोई चूस रहा था, एक अदृश्य परजीवी जो धीरे धीरे उसकी जीवन शक्ति को अपना भोजन बना रहा था। इसके अलावा एक और चीज थी जो अनिरुद्ध को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी, उसकी कार। अनिरुद्ध ने एक नई लग्जरी सेडान खरीदी थी, बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना। लेकिन जब भी अनिरुद्ध उस कार को चलाता, गाड़ी का माइलेज गिर जाता। सस्पेंशन ऐसे आवाज करता जैसे गाड़ी ओवरलोडेड हो। कई बार वो मैकेनिक के पास गया, सर गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अजीब बात है, जब आप ड्राइवर सीट पर बैठते हैं तो गाड़ी पीछे की तरफ से बहुत ज्यादा झुक जाती है, जैसे डिक्की में कोई भारी सामान रखा हो। क्या आप डिक्की में कोई भारी टूल्स रखते हैं? अनिरुद्ध हर बार झुल्ला कर वापस आ जाता। उसे लगता कि दुनिया वाले पागल हो गए हैं या उसे लूटने की कोशिश कर रहे हैं। वो इन छोटे छोटे संकेतों को जोड़ नहीं पा रहा था, या शायद उसका अवचेतन मन सच को जानता था लेकिन उसे स्वीकार करने से डर रहा था। वो ये नहीं सोचना चाहता था कि सियारी गांव की वो रात अभी खत्म नहीं हुई है। अक्टूबर 2000 आ गया, वही महीना जब 2 साल पहले वो उस फाटक पर लुका था। मौसम बदलते ही अनिरुद्ध की हालत और खराब होने लगी। अब उसे गंध आने लगी थी, वही गंध, सड़े हुए गेंदे के फूल और जला हुआ इंजन ऑयल। ये गंध कहीं भी आ जाती थी, ऑफिस की एयर कंडीशन्ड मीटिंग रूम में, लिफ्ट में या उसके बेडरूम में। शुरुआत में उसने इसे नजरअंदाज करता रहा, लेकिन एक शाम जब तान्या ऑफिस से लौटी तो उसने घर में घुसते ही नाक से कोड़ी, अन्नू, तुमने घर में कौन सा परफ्यूम छिड़का है या कहीं कुछ जल रहा है? बहुत अजीब बदबू आ रही है, जैसे किसी गैराज में सड़े हुए फूल पड़े हों। अनिरुद्ध का दिल बैठ गया। अब तक ये गंध सिर्फ उसे आती थी, लेकिन अब ये तान्या को भी आ रही थी। इसका मतलब ये सिर्फ उसके दिमाग का वहम नहीं था, ये भौतिक था। शायद पड़ोसियों के यहां से आ रही होगी, अनिरुद्ध ने लड़खड़ाती आवाज में झूठ बोला। या शायद नीचे सड़क पर कोई काम चल रहा होगा। तान्या ने खिड़कियां बंद कर दी और रूम फ्रेशनर छिड़क दिया, लेकिन अनिरुद्ध जानता था कि कोई भी खुशबू सड़न को नहीं छुपा सकती जो अब उसके साथ रह रही थी। उस रात अनिरुद्ध बाथरूम में देर तक शावर के नीचे खड़ा रहा। गर्म पानी उसके शरीर पर गिर रहा था, लेकिन उसे गर्माहट महसूस नहीं हो रही थी। उसने अपनी पीठ रगड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसका हाथ उसकी गर्दन के पीछे गया, उसे कुछ महसूस हुआ। उसकी त्वचा, वहां की त्वचा सख्त थी और गीली, पानी से नहीं बल्कि किसी चिपचिपे पदार्थ से। उसने अपना हाथ सामने लाकर देखा। उसकी उंगलियों पर काला गाढ़ा ग्रीस लगा हुआ था। अनिरुद्ध की सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत साबुन लिया और पागलों की तरह हाथ धोने लगा। ये क्या है? ये कहां से आया? शायद शावर के पाइप में जंग लगा होगा। हाँ, वही होगा। वो खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आईने में उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे, जो नींद की कमी के नहीं बल्कि रूह के खाली होने के निशान थे। अगले हफ्ते उनकी शादी की दूसरी सालगिरह थी। तान्या ने एक बड़ी पार्टी रखी थी। अनिरुद्ध पार्टी के मूड में नहीं था, लेकिन वो तान्या को मना नहीं कर सका। उसे लगा कि शायद दोस्तों और भीड़ भाड़ के बीच उसे थोड़ा सुकून मिलेगा। शायद वो अकेलापन, वो डर लोगों के शोर में दब जाएगा। पार्टी की रात घर को रोशनी और फूलों से सजाया गया था। अनिरुद्ध ने एक महंगा ब्लैक सूट पहना था। जब वो तैयार होकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसे लगा कि उसका सूट कंधों पर ठीक से फिट नहीं हो रहा है। कंधे थोड़े झुके हुए लग रहे थे और ब्लेजर की पीठ पर एक अजीब सा उभार दिख रहा था। टेलर ने फिटिंग खराब कर दी। उसने बड़बड़ाते हुए कोट को खींचकर ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो उभार कपड़े का नहीं था, वो उसके शरीर का आकार ले रहा था। पार्टी शुरू हुई। मेहमान आने लगे। संगीत, हंसी मजाक, शैंपेन के गिलास, सब कुछ बहुत सामान्य और खुशहाल लग रहा था। लेकिन अनिरुद्ध के लिए
हर गुजरता हुआ पल भारी होता जा रहा था। वो जिस भी मेहमान से मिलता उसे लगता कि लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। एक बार उसका पुराना कॉलेज दोस्त राहुल उसके पास आया और पीठ पर हाथ रखकर बधाई दी, लेकिन हाथ रखते ही राहुल ने अपना हाथ झटके से हटा लिया। अरे भाई, तेरा ब्लेजर गीला है क्या? राहुल ने अपना हाथ पतलून से पोंछते हुए पूछा। बड़ा चिपचिपा और ठंडा लग रहा है। अनिरुद्ध का दिल जोर से धड़का। नहीं तो, शायद ड्रिंक गिर गया होगा किसी का। उसने बहाना बनाया और वहां से खिसक गया। भीड़ उसे काट रही थी, शोर उसे चुभ रहा था। उसे बार बार लग रहा था कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। संगीत के बीच में उसे वही यांत्रिक आवाज सुनाई दी, चर चर। रात के 12 बजे तक अनिरुद्ध की हिम्मत जवाब देने लगी थी। उसे चक्कर आ रहे थे। बोझ अब असहनीय हो चुका था। उसे लग रहा था कि अगर वो अब नहीं बैठा तो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। तान्या केक काटने के लिए उसे बुला रही थी। अन्नू, कहाँ हो? आओ, सब इंतजार कर रहे हैं। अनिरुद्ध ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। वो तान्या के पास गया, चाकू पकड़ा और केक काटा। तालियां बजी, फ्लैशलाइट्स चमकी। जैसे ही कैमरे का फ्लैश चमका, अनिरुद्ध की आंखें कुछ सेकंड के लिए चौंधी आ गईं। और उस अंधेरे पल में जब उसकी आंखों के सामने रोशनी के धब्बे तैर रहे थे, उसने तान्या के पीछे कमरे के कोने में एक परछाई देखी। परछाई किसी इंसान की नहीं थी, वो बस अंधेरे का एक जमा हुआ टुकड़ा था। लेकिन अनिरुद्ध जानता था कि वो क्या है। उसने अपनी आंखें मली और दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था। मैं अभी आता हूं, अनिरुद्ध ने तान्या से कहा। जरा वॉशरूम होकर आता हूं। आर यू ओके? तान्या ने चिंतित होकर पूछा। तुम बहुत बीमार लग रहे हो। मैं ठीक हूं, बस थकान है, अनिरुद्ध ने कहा और बेडरूम की तरफ बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि ये उसके जीवन की आखिरी सामान्य बातचीत थी। वो नहीं जानता था कि वो पार्टी से ब्रेक लेने नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी से ब्रेक लेने जा रहा है। हॉल का शोर पीछे छूट गया। बेडरूम में सन्नाटा था। अनिरुद्ध ने दरवाजा बंद नहीं किया, बस थोड़ा सा सटा दिया। वो अटैच्ड बाथरूम की तरफ बढ़ा। उसके पैर भारी हो चुके थे, जैसे उसने लोहे के जूते पहन रखे हों। बाथरूम का दरवाजा खुला था। अंदर सफेद टाइल्स और चमकदार रोशनी थी। अनिरुद्ध बेसिन के पास गया। उसने नल चलाया। पानी की आवाज उस सन्नाटे में राहत देने वाली थी। उसने ठंडे पानी के छींटे अपने चेहरे पर मारे। एक बार, 2 बार। पानी ने उसकी जलती हुई आंखों को ठंडक दी। उसने तौलिया उठाया और चेहरा पोंछने लगा। वो अभी भी अपनी आंखों को तौलिए से ढके हुए था जब उसने एक बदलाव महसूस किया। बाथरूम की हवा का दबाव बदल गया था। तापमान 0 से नीचे गिर गया था और वो गंध, सड़े हुए फूलों और जले हुए क्लच की बदबू अब इतनी तेज थी कि उसका दम घुटने लगा। अनिरुद्ध ने धीरे से तौलिया हटाया। उसकी नजर सामने लगे बड़े आयताकार आईने पर पड़ी और यहीं, इस पल में, अनिरुद्ध का तर्क, उसका विज्ञान, उसकी दिल्ली की सुरक्षित दुनिया, सब कुछ कांच की तरह बिखरने वाला था। क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता। आईना वो दिखाता है जो हमारी नंगी आंखें देखने से इनकार कर देती हैं। उसने आईने में देखा और जो उसने देखा, उसने उसकी रूह को हमेशा के लिए पत्थर का बना दिया। बाथरूम की सफेद चमकदार रोशनी में अनिरुद्ध का चेहरा पीला पड़ चुका था। पानी की बूंदें उसकी ठुड्डी से टपक रही थीं, लेकिन उसे महसूस नहीं हो रहा था। उसका पूरा अस्तित्व, उसकी चेतना, उसकी दृष्टि, सब कुछ सामने लगे उस 4 बाई 6 फीट के बड़े आईने में सिमट कर रह गया था। बाहर हॉल में बजता संगीत, मेहमानों की हंसी और दुनिया का शोर अब किसी दूसरी गैलेक्सी की आवाजें लग रही थी। यहां, इस छोटे से टाइल्स वाले कमरे में सिर्फ एक ही सत्य था, और वो सत्य आईने में खड़ा था। आईने में अनिरुद्ध अकेला नहीं था। उसके कंधों के ठीक पीछे से, उसकी गर्दन के बाएं हिस्से से सटा हुआ एक और चेहरा झांक रहा था। वही मटमैला, बुझे हुए कोयले जैसा काला चेहरा
वही पुतलियों रहित अनंत काली आंखें जो दो गहरे कुओं की तरह उसे घूर रही थीं। कजरी वो अनिरुद्ध के पीछे खड़ी नहीं थी, वो उस पर लदी हुई थी। उसके पैर अनिरुद्ध की कमर के चारों ओर लिपटे हुए थे, ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा अपने पिता की पीठ पर सवारी करता है। उसके दोनों लंबे ग्रीस से सने हुए हाथ अनिरुद्ध के सीने पर कसकर बंधे हुए थे। उसकी हथेलियां अनिरुद्ध के दिल के ऊपर थीं और उन उंगलियों से रिसता हुआ काला गाढ़ा तेल अनिरुद्ध की महंगी सफेद शर्ट को भेद कर उसकी त्वचा में समा रहा था। अनिरुद्ध के गले से एक चीख उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका वोकल कॉर्ड लकवाग्रस्त हो चुका था। वो हिल नहीं पा रहा था, वो सिर्फ देख सकता था। उसने आईने में देखा कि कजरी का चेहरा उसके चेहरे के कितना करीब था, बमुश्किल 1 इंच की दूरी। उसके बाल, वे गीले तार जैसे बाल अनिरुद्ध के गालों को छू रहे थे और वो मुस्कुरा रही थी, एक धीमी, बेहद शांत लेकिन रूह को चीर देने वाली मुस्कान। उसके काले होंठ फैले और उनके बीच से सड़े हुए दांतों की जगह लोहे के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दिए। तभी बाथरूम का सन्नाटा टूटा, लेकिन आवाज बाहर से नहीं आई। आवाज अनिरुद्ध के अपने सीने के अंदर से, उसकी पसलियों के पिंजरे से गूंजती हुई आई। वही यांत्रिक रगड़ खाती हुई आवाज जो अब फुसफुसाहट नहीं बल्कि एक घोषणा थी। बाबूजी, आप आईने में क्या ढूंढ रहे हैं? अनिरुद्ध का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था आईना इस कंपन से टूट जाएगा। आप डर क्यों रहे हैं बाबूजी? कजरी की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। हम तो पुराने साथी हैं, 2 साल हो गए हमें साथ रहते हुए, आपने पहचाना नहीं? अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी समझ में अब सब कुछ आ रहा था। वो भयानक थकान, कंधों का वो असहनीय दर्द, वो ठंड जो जून की गर्मी में भी नहीं जाती थी, कार का माइलेज गिरना, सस्पेंशन का झुकना, वो गंध जो कभी कभी आती थी। वो कोई बीमारी नहीं थी, वो कोई वहम नहीं था, वो कजरी थी। वो पिछले 2 सालों से हर एक पल, हर एक सेकंड अनिरुद्ध की पीठ पर सवार थी। वो उसके साथ सोई थी, उसने उसके साथ खाना खाया था, वो उसके साथ ऑफिस गई थी, यहां तक कि अनिरुद्ध के रोंगटे खड़े हो गए। जब वो अपनी पत्नी तानिया के करीब था, तब भी कजरी उन दोनों के बीच मौजूद थी, एक अदृश्य भारी ठंडी दीवार बनकर। तुम? अनिरुद्ध के अपने होंठ नहीं हिले। उसके मन ने चीख कर पूछा, तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? तुम चाहती क्या हो? आईने में कजरी की पकड़ अनिरुद्ध के सीने पर और कस गई। अनिरुद्ध को लगा जैसे उसकी पसलियां चरमराहट के साथ टूटने वाली हैं। उसने अपना सिर अनिरुद्ध के कान के और करीब किया, इतना करीब कि उसकी बर्फीली मृत सांसें अनिरुद्ध के दिमाग को सुन्न कर रही थी। मारना? उसने एक अजीब सी हंसी के साथ कहा, जैसे किसी खराब इंजन के स्टार्ट होने जैसी। मारती तो मैं उन्हें हूं जो रुकते नहीं, जो भागने की कोशिश करते हैं। आपने तो मेरी मदद की बाबूजी। सियारी गांव बहुत वीरान था, वहां शिकार के लिए बरसों इंतजार करना पड़ता था। मुझे उस जंगल से, उस अंधेरे से, उस जंग लगे फाटक से नफरत थी। मुझे शहर देखना था, रोशनी देखनी थी। उसने अपना गाल अनिरुद्ध के गाल से रगड़ा। अनिरुद्ध को लगा जैसे रेगमाल उसकी त्वचा छील रहा हो। मैंने कहा था ना उस रात, मुझे शहर तक छोड़ दो। आप गाड़ी चला रहे थे और मैं पीछे की सीट नहीं, आपकी रूह की पिछली सीट पर बैठ गई थी। आपने मुझे सियारी गांव से निकाला, पटना लाए और फिर यहां दिल्ली, रोशनी का शहर। अनिरुद्ध की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे महसूस हुआ कि कजरी का शरीर अब ठोस नहीं रहा, वो पिघल रहा था। वो काला गाढ़ा तेल अब अनिरुद्ध के रोम छिद्रों के जरिए उसके शरीर के अंदर घुस रहा था। वो उसे खा नहीं रही थी, वो उसे पहन रही थी। लेकिन अब कजरी की आवाज भारी हो गई। सफर खत्म हुआ बाबूजी, गाड़ी पुरानी हो गई है, अब मुझे उतरना होगा, या कहूं कि अब मुझे ड्राइविंग सीट पर बैठना होगा। अनिरुद्ध ने खौफनाक दृश्य देखा। उसकी अपनी परछाई बदल रही थी। कजरी का शरीर धीरे धीरे अनिरुद्ध के शरीर में विलीन हो रहा था। उसका कालापन अनिरुद्ध की त्वचा के नीचे नसों में फैल रहा था। अनिरुद्ध की आंखों की सफेदी अब धूसर हो रही थी।
उसकी पुतलियां फैलकर पूरी आंख को काला कर रही थीं। वो अपना हाथ उठाना चाहता था, उसे रोकने के लिए, उसे नोचकर फेंकने के लिए, और उसका हाथ उठा भी, लेकिन अनिरुद्ध ने उसे नहीं उठाया था। उसका दाहिना हाथ अपने आप ऊपर उठा। उसने धीरे से अपने ही गले को पकड़ा। अनिरुद्ध अपने दिमाग से चीख रहा था, रुको, नहीं, लेकिन उसका शरीर अब उसके आदेश नहीं मान रहा था। कंट्रोल पैनल बदल चुका था। शुक्रिया बाबूजी, अनिरुद्ध के अपने मुंह से आवाज निकली, लेकिन यह आवाज अनिरुद्ध की नहीं थी। ये एक भारी, गूंजती हुई और दोहरी यानी ड्यूअल आवाज थी, आधी मर्द की और आधी उस लोहे की चुड़ैल की। आपकी सेवा समाप्त हुई। अचानक अनिरुद्ध को एक झटका लगा, जैसे बिजली का नंगा तार छू लिया हो। उसके दिमाग के अंदर एक धमाका हुआ और फिर सन्नाटा। वो सन्नाटा नहीं जो मौत के बाद होता है, बल्कि वो सन्नाटा जो एक कैदी महसूस करता है जब उसे काल कोठरी में हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। अनिरुद्ध मरा नहीं था। वो अभी भी देख सकता था, सुन सकता था, महसूस कर सकता था, लेकिन अब वो अपने ही शरीर के अंदर एक यात्री बन गया था। वो अपनी आंखों के पीछे दिमाग के किसी अंधेरे कोने में कैद हो गया था, लाचार और बेबस। और ड्राइविंग सीट पर अब कजरी थी। आईने में खड़े शख्स ने अपनी टाई ठीक की। उसके चेहरे से वो डर, वो थकान, वो पीलापन गायब हो चुका था। उसकी आंखों में अब एक नई अजीब सी चमक थी, एक शिकारी की चमक। उसके होठों पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। उस शख्स ने, जो अब अनिरुद्ध नहीं था, आईने में देखा और विंक किया। अन्नू, सब ठीक है? बाहर से तान्या की आवाज आई। वो बेडरूम के दरवाजे पर खड़ी थी। अनिरुद्ध, या जो भी वो अब था, तौलिया रैक पर रखा। उसने गहरी सांस ली, जैसे उसे इस नई दुनिया की हवा बहुत पसंद आ रही हो। हाँ जान, बिल्कुल ठीक, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में अब वो कंपन नहीं था, वो एकदम साफ, गहरी और भारी थी। वो बाथरूम से बाहर निकला। तान्या ने उसे देखा और एक पल के लिए ठिठक गई। उसे अपने पति में कुछ बदला हुआ लगा। वो अब झुका हुआ नहीं था, उसके कंधे सीधे थे, सीना तना हुआ था। वो 2 इंच लंबा लग रहा था और उसकी आंखें, वे इतनी गहरी काली थीं कि तान्या को लगा वो उनमें गिर जाएगी। अन्नू, सब ठीक है? तान्या ने धीरे से कहा। अनिरुद्ध मुस्कुराया। उसने आगे बढ़कर तान्या को अपनी बाहों में भर लिया। तान्या को एक पल के लिए ठंडक महसूस हुई, वही बर्फीली ठंडक, लेकिन फिर अनिरुद्ध के शरीर से एक अजीब सी गर्मी निकलने लगी। मैं बस बहुत दिनों बाद खुद को हल्का महसूस कर रहा हूं तान्या, अनिरुद्ध ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा। ऐसा लग रहा है जैसे कंधों से बहुत पुराना बोझ उतर गया हो। चलो, पार्टी अभी बाकी है। उसने तान्या का हाथ पकड़ा और उसे वापस हॉल की तरफ ले गया। उसकी पकड़ बहुत सख्त थी, जरूरत से ज्यादा सख्त, लोहे जैसी सख्त। जैसे ही वे हॉल में दाखिल हुए, मेहमानों ने तालियां बजाईं। अनिरुद्ध भीड़ के बीच में गया। वो हंस रहा था, बातें कर रहा था, ड्रिंक्स पी रहा था, लेकिन उस हंसी के पीछे, उस शरीर के अंदर गहराई में असली अनिरुद्ध चीख रहा था, रो रहा था और उस पिंजरे को पीट रहा था जिसमें वो अब हमेशा के लिए कैद था। फाटक नंबर 33 का बैरियर टूट चुका था। जंगल अब शहर में आ गया था और दिल्ली की उस चकाचौंध भरी रात में किसी को खबर नहीं थी कि उनके बीच एक ऐसा शिकारी खड़ा है जिसने सदियों की भूख लेकर आया है। सियारी गांव की कहानी खत्म नहीं हुई थी, वो तो बस एक प्रस्तावना थी। असली कहानी तो अब शुरू हुई थी, जहां शिकार एक नहीं बल्कि लाखों थे। अनिरुद्ध ने एक घूंट भरा और खिड़की से बाहर शहर की अनंत रोशनी को देखा। उसकी परछाई कांच पर पड़ी। परछाई ने अनिरुद्ध नहीं था, परछाई में एक औरत थी जिसके बाल उलझे हुए थे और जो शहर को देखकर मुस्कुरा रही थी। सुन ली कहानी? तो अब कमेंट भी कर दो, लाइक भी कर दो
और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, कि हम हर हफ्ते ऐसी ही डरावनी कहानी लेके आते हैं, जिसे सुन के रातों की नींद तो उड़ जाती है और नसों का खून भी जम जाता है। शुभ रात्रि।